स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले लास्ट वीडियो में भी जो मैंने एक्सप्लेन किया था एक बार फिर बता देता हूँ शील्डिंग इफेक्ट वाला। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस की पकड़ कम हो जाएगी, और न्यूक्लियस की पकड़ कम होगी तो उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा, यानी उसकी रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम लगेगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है बेटा पहले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पे। तो पहले तो ये जनरल ट्रेंड देख लो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का इस तरह से ये ट्रेंड आता है। इसमें सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक। तो जैसे से हम स्कैंडियम से बेटा क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं, एरो देख रहे हो आप इस तरह से बनाए हुए हैं, यानी साइज़ कम होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई कम होता जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये +1 क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ तो कम हो ही जाएगा। तो बस यही चीज़ है। तो देखिए इसको, on moving from scandium to chromium, size decreases because addition of electron takes place in same penultimate n-1 d shell and अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ये अपवर्ड एरो जो है ये इंक्रीजेज के लिए है। अपने नोट्स में तो चलो लिख लेना, लेकिन एग्जाम्स में जब लिखना है तो पूरी स्पेलिंग लिखनी है इंक्रीजेज की, इस तरह से सिंबल नहीं बना के आना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, ये जो लिखा है इसने, बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन सेम पेनल्टीमेट n-1 d शेल। n-1 d होता है, n का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट। उससे एक पिछला जो होगा वो n-1 d होगा। पेनल्टीमेट भी वही होता है, यानी एक आउटर मोस्ट से पिछला। जैसे इधर देखो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना, तो ये जो है 4s ये आउटर मोस्ट है, और 4s के पीछे कौन है? 3d। तो जो आउटर मोस्ट से एक पहले आएगा उसको n-1 d बोल दो या पेनल्टीमेट बोल दो। एक और चीज़, n-1 क्यों बोल रहे हैं? देखो, मानो 4 को आपने n बोला तो 3 को क्या बोलोगे? n-1 ही तो बोलोगे, तो इसलिए n-1 d या पेनल्टीमेट कह देते हैं एक अंदर को। जो एक और अंदर होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं, वो f ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसने कहा, ये देखो स्कैंडियम से हम क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो पेनल्टीमेट में ऐड हो रहा है, यानी अंदर ऐड हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना, इसीलिए साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं, उसके बाद कहाँ मूव कर रहे हैं? क्रोमियम से लेकर आप निकल तक देखो, तो ये जो सिंबल है ये किसके हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के सिंबल है। मतलब क्रोमियम से निकल तक कहने का मतलब ये हुआ कि साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो रहा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज़ हो रहा है। और ओवरऑल अगर पूरी सीरीज़ में बात करें तो निकल का साइज़ सबसे छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे स्टडी करने वाला मेन पॉइंट वो ये आ गया कि क्रोमियम से लेकर निकल तक जो साइज़ में डिक्रीज़ आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम डिक्रीज़ आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम क्रोमियम से निकल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से? एक तो वही है बेटा पुराना फैक्टर कि क्रोमियम से निकल पे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ को कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो न्यूक्लियस की तरफ आएंगे और उसका साइज़ जो है एटम का वो कम हो जाएगा। लेकिन साथ में इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। जैसे ये कन्फिग्रेशंस में देखो, ये देखिए इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 हैं, फिर 6 हैं, फिर 7 हैं, फिर 8 हैं, इस तरह से। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे, ये यहाँ पे ये बताइए, देखो इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इन्वर्स है, यानी न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस की तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास थोड़ा ना जाएंगे, दूर जाएंगे। न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक फैक्टर कह रहा है नहीं जी साइज़ कम होगा, दूसरा फैक्टर कह रहा है नहीं जी साइज़ बढ़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। काउंटर बैलेंस मतलब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को काट रहे हैं, जिसकी वजह से साइज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। हाँ, डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लेवल में डिक्रीज़ हुआ है क्रोमियम से लेकर निकल तक जाते जाते। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये देखो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम क्रोमियम टू निकल, एटॉमिक साइज डिक्रीज
टू एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सटेंट, एटॉमिक साइज कहता कम हुआ, बिकॉज द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उसका जो अफेक्ट है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है कौन, बाय इंक्रीज इन शील्डिंग अफेक्ट, ये चीज़ है। अच्छा, इट शुड बी नोटेड दैट निकल इज़ ऑफ स्मॉलेस्ट साइज इन 3D सीरीज़, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, आगे कुछ एक दो पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है बेटा। सबसे छोटा कौन है पूरी 3D सीरीज़ में, निकल। अच्छा, फाइनली आते हैं चलो निकल से जिंक पे, ये देखिए, तो निकल से जिंक पे आप देख रहे हो कि अब साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, तो साइज़ बढ़ा क्यों है, इसका आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका समझाने से पहले आप इधर देखो, निकल से जब आप जिंक की तरफ गए हो तो D10 और D10 हो गया, यानी डी में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह भर चुके हैं। जब पूरे भरे भरे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रहेंगे, यानी जितनी स्पेस है वो सारी इलेक्ट्रॉन्स ने फुल कर ली, अटेन कर ली है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, तो साइज़ बढ़ेगा, दूर जाएंगे एक दूसरे से तो साइज़ बढ़ेगा। तो बस यही चीज़ है। तो देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम निकल टू जिंक, size increases as copper and zinc have fully filled configuration which results in interelectronic repulsions, so atomic size increases। ठीक है, interelectronic repulsions बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, ये चीज़ है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से ये वाला पॉइंट, ये जो पीछे शील्डिंग इफेक्ट वाला समझा है वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्स होते हैं, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है वो भी याद रहना चाहिए। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, तो वो दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस की पकड़ उन पे कम होगी, तो पकड़ कम होगी तो उनको हटाना आसान होगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। तो ये इन्वर्स होता है बेटा, ये मैंने समझा भी दिया, और बाकी आपको एज इट इज़ हमेशा माइंड में बिल्कुल एट द मोमेंट याद रहना चाहिए, ये सोचना नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। अच्छा, दूसरा एक ये पॉइंट, ये 11th से स्टडी कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट है ये, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्स होता है साइज़ के। तो चलिए मेन बात पे आते हैं। तो स्कैंडियम से जब आप जिंक पे जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, और ऊपर आपने पढ़ा साइज़ के बारे में भी, तो ये देखो साइज़ में भी मेनली आपने कहा है कि स्कैंडियम से निकल तक जाते जाते तो साइज़ कम ही हुआ है, साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो वही चीज़ है, ये देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये है। और नेक्स्ट पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज़ वेरी स्मॉल। इस लाइन का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ना, फॉर एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जो उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो साथ साथ आते हैं एक दूसरे के, उनके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू का डिफरेंस है वो बहुत कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ना चाहिए, पर दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम हो जाना चाहिए। और मैंने ऊपर भी समझाया कि जब इस तरह से हो कि एक फैक्टर कह रहा है नहीं जी ये चीज़ बढ़ेगी, दूसरा फैक्टर कह रहा है नहीं जी ये चीज़ कम हो जाएगी, इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस होना। तो इसीलिए क्योंकि दो फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, छोटा सा डिफरेंस रहता है। तो वही चीज़ यहाँ समझाई गई है, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। द डिफरेंस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी for any two consecutive transition elements is very small because on moving from scandium to zinc the effect of increase in nuclear charge is counterbalanced by the effect of increase in shielding effect। ये है बेटा इसमें। और नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। There is a irregular variation of ionization enthalpy 1 and second ionization enthalpy in 3D series। यानी फर्स्ट ionization enthalpy और सेकंड ionization enthalpy का अगर आप वेरिएशन स्टडी करोगे 3D सीरीज़ में, वेरिएशन स्टडी करने का मतलब है बेटा कि आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ अगर जाओगे
तो उनका वेरिएशन स्टडी करो। वेरिएशन का मतलब होता है जैसे कि स्कैंडियम की कितनी थी, टाइटेनियम की कितनी थी, वैंडियम की कितनी थी, ये सारे चीज़ को स्टडी करो। तो आप कहता है ये देखोगे कि इरेगुलर वेरिएशन आता है। इरेगुलर का मतलब कभी तो एकदम से बढ़ जाती है और कभी एकदम से कम हो जाती है, तो ये वेरिएशन आता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो पहले तो ये 5 वर्ड्स जो है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको आपने रट्टे ही लगा लेना है और समझाऊंगा भी और समझना ज़रूरी भी है, पर ये 5 वर्ड्स अपने दिमाग में फिट करो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि इरेगुलर वेरिएशन फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का इसलिए है बिकॉज ऑफ डिफरेंट, ये डिफरेंट वर्ड है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन, क्योंकि हर कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी का लेवल अलग अलग है। तो ये वर्ड्स याद कर लो पहले, तो फिर मैं समझाता भी हूँ इसको। तो क्या कह रहा है कि इरेगुलर वेरिएशन क्यों होता है फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का 3D सीरीज़ में? क्योंकि जो स्टेबिलिटी का लेवल है हर एक अलग अलग कन्फिग्रेशंस के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एग्जाम्पल से समझाया, जैसे D5 D10 कन्फिग्रेशंस हाईली स्टेबल होती हैं। तो मैंगनीज़ और जिंक की अगर बात करें तो मैंगनीज़ और जिंक के लिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ लो आती हैं। क्यों लो आएंगी? क्योंकि इनके से ये 4s2 हटाना आसान होगा, क्योंकि इनको लूज़ करने के बाद वो स्टेबल D5 या स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जाएंगे, यानी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होगी। तो देखो, फॉर Mn एंड Zn डेल्टा IH2 वैल्यू इज़ लो एज आफ्टर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन दे अटेन स्टेबल D5 एंड D10 कन्फिग्रेशंस। ये है। अच्छा, हाउएवर दे हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन 1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल फर्स्ट इनकी हाई होगी। क्यों फर्स्ट हाई होगी? क्योंकि अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन को पूरा देखो, 3d5 4s2 ये भी स्टेबल है, 3d10 4s2 ये भी स्टेबल है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से मुश्किल है, यानी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, और मुश्किल काम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो बस वही बात है बेटा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी, लेकिन सेकेंड लो होगी क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ये चीज़ है। और एग्जांपल देखो, क्रोमियम कॉपर का ले लिया, जैसे ये कन्फिग्रेशंस लिख दी, क्रोमियम की 3d5 4s1, कॉपर की है 3d10 4s1। तो कहता है क्रोमियम एंड कॉपर हैव लो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू। लो तो होनी है क्योंकि इनसे ये फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट, ये वन का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फर्स्ट यानी ये अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो स्टेबल D5 और D10 कन्फिग्रेशन आएगी, तो ये आसानी से होएगा। हर कोई चाहता है स्टेबल बनना, इसलिए इनकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी लो है, बट दे हैव हाई सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू। पर इनकी जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो हाई होगी, क्योंकि पहला तो यहाँ से चला गया बेटा, अब सेकंड किससे निकालना है? D5 और D10 से, यानी स्टेबल से। तो जो स्टेबल तो वो होता है जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, तो वो अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता, इसलिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए इनकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू हाई हो जाएगी। ये चीज़ है बेटा। और फिर आगे देखो, आगे ये क्या है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बारे में कुछ बात समझाइए। बेसिकली 3D 4D और 5D को लेकर है। नॉर्मली क्या होता है जब हम ऐसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एक सेकंड बेटा, नॉर्मली जब हम इस तरह से डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। पर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आता है बेटा, क्या है देखो, हम ये 3D सीरीज़ आ गई जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फिर 4D है जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, फिर 5D आती है जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है। ग्रुप थर्ड के मेंबर कौन कौन है? साइंस यार लगती है आसान, ऐसे करके समझाया था, यानी स्कैंडियम, इटीरियम और लैंथेनम। और ग्रुप 4 में कौन कौन आते हैं? टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफीनियम, ये आते हैं। तो अब ये जो 5D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ को ध्यान से देखना है आपने। 5D सीरीज़ में ये एलिमेंट लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, लेकिन उसके अगला एलिमेंट जो है हैफीनियम, उसका एटॉमिक नंबर है 72। तो ये बीच के 58 से 71, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये कहाँ गए? बेसिकली ये कहीं नहीं गए, ये वहीं हैं, लेकिन ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये कहाँ होते हैं? लैंथेनोइड्स या 4f सीरीज़ बोलते हैं। तो अब हुआ क्या, एफ ऑर्बिटल जो है वो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। देखो ये 11th क्लास में पढ़ा था, एस का शील्डिंग सबसे अच्छा होता है, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे पुअर होता है एफ का। तो एफ
आपका शील्डिंग पुअर का मतलब ये है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की पकड़ से नहीं बचा पा रहा है। यानी अगर इनर में एफ है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा होगी, और पकड़ ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। या फिर सिंपल रिलेशन पे चले जाओ, रिलेशन शील्डिंग और आयनाइजेशन इन्वर्स हैं, तो शील्डिंग हो गया पुअर, पुअर मतलब कम हो गया, तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ हुई बेटा यहाँ पे। ये जो 5D सीरीज़ है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, इनमें बीच में आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है वेरी पुअर। तो शील्डिंग पुअर हो गया, शील्डिंग और आयनाइजेशन इन्वर्स है, तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगी और इनकी बढ़कर 4D के बराबर हो जाएगी। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने से साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो 5D हैं या जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, इनमें क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, यानी ये लिखा हुआ है 4f इलेक्ट्रॉन्स जो वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है और लगभग किसके बराबर सी हो जाती है, 4D वालों के लगभग बराबर हो जाती है। ये चीज़ आती है बेटा इसमें। तो ये है, यही चीज़ यहाँ समझाई भी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स in 5D series, the ionization enthalpy value of 5D series elements become high and almost equal to ionization enthalpy of 4D series, because 4f orbital electrons in 5D series elements provide वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग आयनाइजेशन इन्वर्स है, तो शील्डिंग पुअर हो गया तो आयनाइजेशन गुड हो गई, गुड मतलब ज़्यादा हो गई। ये है बेटा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा स्टडी।